हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग का पार्ट 9 बना रहे हैं। और आज की जो वीडियो होगी हमारा लास्ट पार्ट होगा अपना इस चैप्टर का। और चैप्टर 2 का हम आज की वीडियो में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पेज नंबर 77 पे थे और हमें हाउ आर ऑर्डर्स मैच्ड यहाँ से पढ़ना था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना पूरा ऑर्डर कैंसिलेशन कैसे करते हैं और किस किस टाइप की ऑर्डर कैंसिलेशन होती हैं वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो अभी आप उसे देख सकते हो। देखो, अब पढ़ लेते हैं हमारा हाउ आर ऑर्डर्स मैच्ड, किस तरह से हमारे जो ऑर्डर हैं वो मैच किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमारे सबसे अच्छे ऑर्डर्स होते हैं वो सबसे अच्छे ऑर्डर जो भी खरीदने या बेचने चाहते हैं तो ऑर्डर्स जो है वो मैच करके खरीदे या बेचे जाते हैं। तो किस तरह से ऑर्डर्स को मैच करते हैं वो वाली चीज़ें, वो वाले सारे टॉपिक्स इस लास्ट वीडियो में है, तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपना पेन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ आर ऑर्डर्स मैच्ड, यानी कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं, जो भी हमने ऑर्डर प्लेस करे हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, वो किस तरह से मैच किए जाते हैं। द बाय एंड सेल ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन बुक टाइप, सिंबल, सीरी, क्वांटिटी एंड प्राइस। यानी कि जो हमारे बाय सेल ऑर्डर्स हैं वो किन किन बेसिस पे मैच किए जाते हैं, बुक टाइप पे, सिंबल पे, सीरीज़ पे, क्वांटिटी और प्राइस। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करता है, हमारा मैचिंग डिपेंड करती है कि आपका जो ट्रेड है, जो आपका ऑर्डर है, उसकी बुक टाइप क्या है, सेकंड उसका सिंबल क्या है, थर्ड उसकी सीरी क्या है, फोर्थ उसकी क्वांटिटी कितनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसका प्राइस कितना है, जितने पे हम उसे बेच रहे हैं या फिर सेल बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसका प्राइस क्या है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखो, ये थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन था हमारे ऑर्डर्स मैचिंग का। अब पूरा पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर मतलब प्री ओपनिंग क्या होती है, प्री ओपन मैचिंग क्या होती है, मैचिंग प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, तो ये सारा पढ़ लेते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ प्री ओपन मैचिंग प्रायोरिटी। तो हमारी प्री ओपन मैचिंग प्रायोरिटी क्या होती है, क्या बोला इसमें हमें, द ओपनिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच मैक्सिमम वॉल्यूम इज एग्जीक्यूटेबल in case more than one price meet the same criteria. Equilibrium price is the price at which there is minimum unmatched order quantity. तो देखो, इसे रेज करते हैं और मैं आपको एक ही बार में पूरा का पूरा पैराग्राफ समझा देती हूँ। इसमें पूरा मतलब ये बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे हमने इक्विलिब्रियम प्राइस हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये बिल्कुल पहले वाले इक्विलिब्रियम प्राइस की तरह ही है। तो इसमें मैं बोला है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इक्विलिब्रियम प्राइस की। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी हमारा ओपनिंग प्राइस है वो किसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, वो बेस्ड होता है हमारा ओपनिंग प्राइस हमारे सप्लाई एंड डिमांड के मैकेनिज्म पे, यानी कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उस पर्टिकुलर ऑर्डर की कितनी डिमांड है और वो कितना ज़्यादा सप्लाई में है, तो इसके ऊपर क्या होता है, हमारा प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। एक तो ये वाला फैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है, इसे रेज करते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक पर्टिकुलर कोई भी एक किताब है या फिर आप कह सकते हो कोई शूज़ हैं, तो वो उनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सप्लाई क्या है, बहुत कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे लोग, समझ लो 100 लोगों को ये मेरे पास कुछ किताब है, मतलब एक पर्टिकुलर किताब है मेरे पास और वो 100 लोग चाहते हैं, 100 लोगों को वही किताब खरीदनी है, लेकिन मिल कितने लोगों को सकती है, मिल सिर्फ वो 20 लोगों को सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस किताब के जो प्राइस हैं वो क्या कर बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी किताब के प्राइस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में यहाँ पे जो डिफरेंस आया है उसकी वजह से हमारा जो ओपनिंग प्राइस है या फिर हम कह सकते हैं जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। तो इसी तरह से हमारे ट्रेड में भी सारे काम होते हैं, यानी कि जब हम ट्रेड करते हैं तो किस तरह से हमारा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमारी प्राइस ओपनिंग यहाँ पे डिसाइड होती है, तो वो चीज़ है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस भी होता है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। इक्विलिब्रियम प्राइस होता है कि जिस प्राइस पे ज़्यादातर हमारी सिक्योरिटीज़ क्या है, ट्रेड हो जाए। यानी कि जैसे कि अगर मैंने 100 रुपये इक्विलिब्रियम प्राइस रखा और मेरे 500 में से 455 सिक्योरिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हो गई, बाकी की बची हुई ट्रेड नहीं हो पाई, पर ज़्यादातर मेरी ट्रेड हो गई, तो यानी कि मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, 100 रुपये हो गया। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ तो एक प्राइस की बात करी गई, लेकिन अब क्या हो, अगर ऐसा समझ लो कि मेरे पास दो प्राइस हैं, 100 रुपये, ये दो प्राइस है मेरे पास, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 100 लिख दें, यहाँ पे तो मुझे 200 लिखना था, ठीक है। समझो, यहाँ 100 रुपये हैं, यहाँ पे 200 रुपये हैं। अब 100 रुपये में मेरी 100 सिक्योरिटी ट्रेड हुई, 200 रुपये में भी मेरी 100 सिक्योरिटी ट्रेड हुई। तो अब देखो, यहाँ पे तो क्या अब इन दोनों को इक्विलिब्रियम बना देंगे, नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस में सबसे कम सिक्योरिटीज़ ट्रेड नहीं हो रही हैं। यानी कि जैसे कि मेरे पास 100 रुपये थे और इसमें मेरी 500 में से नहीं, समझो मेरे पास 200 में से 100 सिक्योरिटी यहाँ पे ट्रेड हो रही हैं और 100 सिक्योरिटी ट्रेड नहीं हो रही हैं। ऐसे ही मेरे पास 200 रुपये जब थे, जब मैंने प्राइस लगाया और मेरे 200 में से 150 सिक्योरिटी ट्रेड हो रही हैं
और बाकी के 50 ट्रेड नहीं हो रही हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ ज़्यादा जो है वो ट्रेड नहीं हो रही, यानी कि 100 ट्रेड हो रही हैं भले, लेकिन 100 ट्रेड नहीं हो रही। यहाँ पे 150 ट्रेड हो रही है और 50 ट्रेड नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे ले लेंगे, 200 रुपये को ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ दी है, कहाँ गया हमारा, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द, अच्छा ठीक है। अब जैसे कि हमारा प्राइस हमने सेट किया कि 100 सिक्योरिटी, यहाँ पे हमारी 100 सिक्योरिटी ट्रेड हो गई और यहाँ पे हमारी 50 सिक्योरिटी बच गई। ये हमारा 100 रुपये वाला प्राइस है। यहाँ पे भी हमारी 100 सिक्योरिटी ट्रेड हो गई और 50 सिक्योरिटी हमारी बच गई और ये 200 रुपये का प्राइस है। तो अब देखो, ये तो दोनों में ही सेम सेम हो गया, प्राइस भी सेम हो गया, सॉरी जो हमारी सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है वो भी सेम हो गई, जो ट्रेड नहीं हो रही है वो भी सेम हो गई, लेकिन प्राइस डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था, पिछले टाइम का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, उसका सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या है, यानी कि समझो कि ये आज का दिन है और जो कल यानी कि एक दिन पहले हमारी जो ट्रेड बंद हुई थी उसका क्लोजिंग प्राइस था समझो 120 रुपये। तो सबसे करीब किसके है, 120 रुपये करीब है हमारे 100 रुपये के। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या डिसाइड हो जाएगा, 100 रुपये डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस हम पहले भी समझ चुके हैं अच्छे से, पूरा इसी चैप्टर में समझाया, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। नहीं समझाया तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, कहाँ तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, प्राइस क्लोजेस्ट टू द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। इन केस द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस इज द मिड वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ प्राइसेस विच आर क्लोजेस्ट to it, then the previous day closing price itself will be taken as an equilibrium price। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझें। देखो मेरे पास, इसे इरेज करते हैं, देखना आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं और 200 रुपये हैं। 100 रुपये में मेरी 100 सिक्योरिटी ट्रेड हो रही हैं, 50 ट्रेड नहीं हो रही हैं। ये 100 सिक्योरिटी ट्रेड हो रही हैं, 50 ट्रेड नहीं हो रही। 200 रुपये में मेरे पास 100 सिक्योरिटी ट्रेड हो रही हैं और 50 ट्रेड नहीं हो रही हैं और 100 ट्रेड हो रही हैं। अब देखो, तो हमने क्या देखा, हमने प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस देखा, तो अब वो आ गया 150 रुपये। तो 100 रुपये में 50 रुपये का डिफरेंस है और 200 रुपये में भी 50 रुपये का डिफरेंस है। अब क्या करें भाई, अब ये तो दोनों में ही सेम आ गया। तो अब जो हम इक्विलिब्रियम प्राइस लेंगे वो 150 रुपये को ही ले लेंगे, यानी कि जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है उसी को हम क्या मान लेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस मान लेंगे, जिसमें हमारी सिक्योरिटी ट्रेड होंगी। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब था। अब देखो, यानी कि क्लोजिंग प्राइस जो हमारी मिड वैल्यू अगर आ गई तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या डिसाइड हो जाएगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस ही क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसा डिसाइड हो जाता है। आगे बोला है, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस इज एडजस्टेड टू द क्लोजिंग प्राइस or the base price. Both limit and market orders are re-knocked for computation of equilibrium price. The equilibrium price determined in pre-open session is considered as open price for the day. In case if the only market order exists both in the buy and sell side, then orders is matched at the previous day closing price or adjust closing price base price. Previous day close or adjust close price base price is the opening price. In case if no price is discovered in pre-open session, the price of the first trade is normal market in the, ठीक है। इसमें पूरे में क्या बोला है कि देखो, सबसे पहले हमारा जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेस में हमारा प्राइस यहाँ पे डिसाइड होगा, ओपनिंग प्राइस, सिक्योरिटी का ओपनिंग प्राइस क्या होगा वो डिसाइड होगा। उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा जिस एक प्राइस पे हमारी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी ट्रेड हो जाए तो वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। दूसरा क्या था यहाँ पे कि अगर हमारा प्राइस सेम आ गया तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किस पे हो रही है वो भी, और सबसे कम ट्रेड उसी प्राइस पे सबसे कम ट्रेड कितनी हो रही है वो भी चेकआउट करना है। तीसरा हमें बोला था कि अगर दोनों के प्राइस सेम आ गए, जितनी ट्रेड हो रही है वो भी सेम आ रही है और जितनी ट्रेड नहीं हो रही सिक्योरिटी वो भी सेम आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, तो हम अपना प्रीवियस डे, पिछले दिन का क्या देखेंगे, प्राइस देख लेंगे। फोर्थ हमें बोला था कि अगर हमारा जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे तो प्रीवियस डे जो हमारा पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था वो किसके करीब है ये देखेंगे। और नेक्स्ट हमें बोला था कि अगर प्रीवियस डे बीच में आ गया, यानी कि बिल्कुल मिड में आ गया कि 50 रुपये का डिफरेंस दोनों में आ गया, तो हम मिड जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था उसे ही क्या बना लेंगे, इक्विलिब्रियम बना लेंगे। अब आगे अगर हम बोला है कि अगर आगे क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू, एक मिनट पेन का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अगर क्या हो, कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी का जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें कुछ अप एंड डाउन कर दें, यानी कि जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं अलग अलग, तो उसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, हमारा क्लोजिंग प्राइस में क्या हो जाता है, अलग तरीके से हम क्या कर लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो अगर हमने एडजस्ट कर दिया अपने क्लोजिंग प्राइस को, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे अगर हमारा कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं हो पाता है
in case if no price is discovered in pre-open session, the price of the first trade is the normal market in the open price। यानी कि अब यहाँ पे ना तो हमारा कोई इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो पा रहा है, ना ही हम डिसाइड कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, तो जो हमारी पहली ट्रेड होगी ना, यानी कि जो हम फर्स्ट ट्रेड अपनी मार्केट में करेंगे, उसी फर्स्ट ट्रेड पे जो प्राइस आएगी उसी पैसे को हम क्या मान लेंगे, उसी प्राइस को हम ओपन प्राइस मान लेंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस को तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो प्राइस नहीं डिसाइड कर पाए, तो हमने अपनी ट्रेड करी आज वाले दिन, और जो मैंने आज पहली ट्रेड करी उस पहली ट्रेड को ही हम क्या मान लेंगे, अपना ओपन प्राइस मान लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्राइस वाली जितनी भी चीज़ें हैं, प्री ओपन, मैचिंग, प्रायोरिटी, इस तरह से यहाँ पे काम करती है। आई होप आपको प्राइस डिसाइड करना आएगा कि किस तरह से हम अपना जो प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो व्हाट इज मैचिंग प्रायोरिटी। अब हमने प्राइस देख लिया कि किस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। अब यहाँ पे मैच कैसे करेंगे, यानी कि ऑर्डर्स को मैच किस तरह से करते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत आसान भी है, सबसे आसान है ये, आप आराम से समझ जाओगे। देखो, the best sell order is the order with the lowest price and best buy order is the order with the highest price. The unmatched order are quacked in the system by the following priority। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली हैं थोड़ी थोड़ी सी, मतलब ये बाय प्राइस, सेल प्राइस, सबसे बेस्ट कब होगा, तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है इसमें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे अच्छा बेस्ट सेल ऑर्डर कब होता है, यानी कि अब अगर आपको कोई इंसान कोई चीज़ बेच रहा है, समझो कि आपने, अब जैसे आप 12th में आ गए हो, आपने बुक्स खरीदी होंगी, तो अगर आपको एक बुक एक इंसान 100 रुपये में दे रहा है और वही बुक कोई दूसरा इंसान आपको 500 रुपये में दे रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑर्डर कौन सा हुआ, सेम बुक 100 रुपये में खरीदना है ना। अगर आप प्राइस के टर्म्स में देखो तो बेस्ट सेल ऑर्डर क्या हुआ, बेस्ट सेल ऑर्डर हमारा लोएस्ट प्राइस, यानी कि आपको सेम चीज़ कम दाम में मिल गई, तो वो क्या हो गया, आपका बेस्ट सेल ऑर्डर हो गया। यानी कि जब सेल ऑर्डर अगर सबसे लोएस्ट होगा तो वो क्या होगा, बेस्ट सेल ऑर्डर होगा। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे हाथ में अगर हम देखें, आप कोई सिक्योरिटी, एक मिनट से रेज करते हैं, अगर क्या हो, आप कोई सिक्योरिटी बेच रहे हो किसी और इंसान को, है ना। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ आप लाए दुकान से खरीद के, अब आपने क्या किया, या फिर आप समझ लो कि आपकी कोई दुकान है और आपने सामान कहीं किसी और जगह से, सदर बाज़ार से या कहीं से भी आपने क्या किया, सामान खरीदा। अब वो सामान आपने खरीदा था 50 रुपये में, लेकिन बेच रहे हैं आप उस सामान को 200 रुपये में, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो कैसे हुआ कि आपका बेस्ट बाय ऑर्डर कौन सा होता है। देखो, आपका जो बेस्ट बाय ऑर्डर होता है वो जितना ज़्यादा हाई प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेस्ट होगा। यानी कि आप किसी को बेच रहे हो तो कोई खरीद रहा होगा ना, तो बेस्ट बाय ऑर्डर कौन सा होता है, बेस्ट बाय ऑर्डर होता है जितना हाईएस्ट प्राइस उतना ज़्यादा बेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, बेस्ट सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर यहाँ पे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैचिंग किस तरह से होती है, यानी कि अब सिक्योरिटीज़ में भी तो मैचिंग होती है ना, कि अब मेरी सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा 1000 रुपये में मुझे बेचनी है, तो सामने वाला ऑर्डर भी तो मुझे इतना अच्छा मिलना चाहिए। देखो, बाय प्राइस और बाय टाइम पे यहाँ पे मैचिंग प्रायोरिटी होती हैं। द बाय ऑर्डर विद अ हायर प्राइस गेट हायर प्रायोरिटी एंड सिमिलरली सेल ऑर्डर विद लोएस्ट प्राइस गेट हायर प्रायोरिटी। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो प्राइस क्या होना चाहिए, लोएस्ट। अगर हम बाय कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही आती है पेपर में, अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें क्या रखना है, प्राइस हाईएस्ट। आप ऐसा समझ सकते हो कंफ्यूज ना होने के लिए कि देखो, अगर आप सेल कर रहे हो यानी कि आपको कोई सेल कर रहा है तो आप सस्ते में खरीदोगे तो प्राइस क्या होगा, कम। अगर आप बेच रहे हो यानी कि कोई खरीद रहा है तो बाय करेगा अगर कोई इंसान, तो आपको महंगे में बेचोगे आप, तभी तो आपको फ़ायदा होगा ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सेल यानी कि कोई आपसे खरीद रहा है, सेल यानी कि आपने बेचा किसी को, तो सेल का मतलब है कि कोई आपको सेल कर रहा है। तो आप जब कोई सामान खरीदते हो तो सस्ते में खरीदोगे, और जब आप सामान बेचोगे यानी कि कोई और खरीदेगा, तो जब बेचोगे तो क्या होगा, वो प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, बाय का आप क्या समझ सकते हो, ऐसा हिंदी में समझ सकते हो, बेचोगे, है ना। तो बेचोगे तो क्या करोगे, दाम बढ़ा दोगे ना अपने प्राइस, अपने उस भी प्रोडक्ट के। तो इस तरह से याद रखना। तो देखो, अब जो भी हमारा बाय प्राइस में अगर हम देखें, बाय प्राइस में क्या दिया है कि बाय ऑर्डर विद हायर प्राइस, यानी कि जो हमारा बाय ऑर्डर है अगर उसका प्राइस हायर है तो उसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। सिमिलरली अगर हमारा सेल ऑर्डर है और उसकी प्राइस कम है, सेल ऑर्डर है और उसकी प्राइस कम है, तो उसे भी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, तो यहाँ देखो, पहला है 100 शेयर हैं और दोनों ही क्या है, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स हैं। तो बाय ऑर्डर के लिए हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। याद है ना, बेचोगे तो दाम बढ़ा दोगे। तो देखो, बाय ऑर्डर के लिए 100 शेयर्स हैं जो आप कितने रुपये पे बेच रहे हो, 35 रुपये पे बेच रहे हो, ठीक है, ये आपके प्राइस हो गया। अब दूसरी जगह 500 शेयर्स हैं और कितने पे बेच रहे हो, 35.50 पे, सॉरी 05 पे, एक मिनट बस, 35.05 पे आप क्या कर रहे हो, अपनी सिक्योरिटी को बेच रहे हो। तो अब ध्यान दो कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी बेच रहे हो तो यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो हाई है,
तो हायर प्राइस को क्या मिलेगी, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम इरेज करके इस लाइन को पढ़ें तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, द सेकेंड ऑर्डर प्राइस इज ग्रेटर देन द फर्स्ट ऑर्डर प्राइस एंड देयरफॉर इज द बेस्ट बाय ऑर्डर। देखो सेकंड का क्या है, प्राइस ज़्यादा है, तो बाय प्राइस ज़्यादा है तो इसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिली और ये क्या हुआ, हमारा बेस्ट बाय ऑर्डर बन गया। इसी तरह से बाय टाइम अगर हम देखें तो बाय टाइम क्या है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन ऑर्डर एट द सेम टाइम, यानी कि अगर मैंने 2 शेयर्स खरीदे और सेम टाइम पे खरीदे तो किस तरह से किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, तो सेम टाइम ऑर्डर एंटर्ड अर्लियर गेट्स अ हायर प्रायोरिटी, यानी कि जो ऑर्डर पहले एंटर हो जाएगा उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल ऑर्डर का एग्जांपल दिया है कि आपको कोई इंसान सेल कर रहा है, यानी कि आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो, कोई और आपको बेच रहा है, तो सेल ऑर्डर है, तो 200 शेयर्स हैं और वो 9:30 बजे क्या है, किसी ने आपको यहाँ पे सेल करे। दूसरा 300 शेयर्स हैं और वो 9:35 यानी कि 35 मिनट में यहाँ पे आपको सेल हुए हैं और प्राइस दोनों का सेम है। तो देखो पहले प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी अलग है, लेकिन प्राइस भी टाइम भी अलग है। तो पहले किसने एंटर किया, पहले 200 शेयर्स एंटर हुए क्योंकि वो 9:30 बजे हैं और 300 शेयर 5 मिनट बाद एंटर हुए, तो पहले जो आया उसे प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, बोथ ऑर्डर हैव सेम प्राइस, प्राइस तो दोनों का सेम है, लेकिन अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर क्या है, उस वो एंटर पहले हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो अर्लियर एंटर हुआ है, यानी कि वो पहले ही एंटर हो गया था। तो टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से जो टाइम पे पहुंच जाएगा तो उसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। अब देखो आगे क्या दिया है, एज एंड व्हेन valid orders are entered or received by the system, they are first numbered, timestamped and then scanned for a potential match. This means that each order has a distinct order number and a unique timestamp on it. If a match is not found, then the order was stored in the book as per the price time priority. इसमें क्या बोला कि जैसे कि हमारे अलग अलग वैलिड ऑर्डर्स यहाँ पे क्या होते हैं, एंटर होते हैं हमारी मार्केट में, तो अब यहाँ पे इन सभी के अपने फर्स्ट नंबर होता है, टाइम स्टैम्प लगता है इन सभी सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी सिक्योरिटी है वो कितने प्राइस पे आई है, किस टाइम पे आई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सिक्योरिटीज़ के साथ में अटैच होती हैं और सारी ही सिक्योरिटीज़ को, सारे ही ऑर्डर्स को हमारे एक डिस्टिंक्ट ऑर्डर नंबर मिलता है, यानी कि इस सिक्योरिटी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भी एक नाम रखा जाता है ना, कि इसकी आइडेंटिटी इस नाम से मानी जाएगी, है ना। तो इसी तरह से हमारे ऑर्डर्स का भी नाम होता है कि इस ऑर्डर का नाम ये है और इसकी आइडेंटिटी इस तरह से जानी जाएगी। तो ऑर्डर्स को क्या मिलता है, ऑर्डर नंबर मिलता है और यूनिक टाइम स्टैम्प, यानी कि सबका टाइम अलग अलग होता है, तो इसलिए यूनिक टाइम स्टैम्प भी मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हमारा ऑर्डर को मैच मिले ही ना, है ना, समझो यहाँ मैंने कोई सिक्योरिटी ट्रेड करी, लेकिन मेरे जो सिक्योरिटी मैंने ट्रेड करी है उसके हिसाब से मेरे को कोई भी सिक्योरिटी दूसरी नहीं मिली, यानी कि मेरे को कोई मैच नहीं मिला, तो क्या होगा, तो जो मेरा ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा बुक में जाके अपने प्राइस टाइम प्रायोरिटी के हिसाब से। यानी कि जो हमारी बुक होती है ना, जो हमने अलग अलग बुक पढ़ी, और जो हमने जैसे कि अलग अलग बुक्स पढ़ी थी कि ऑड लॉट बुक में, यहाँ पे हमारा रेगुलर लॉट बुक में क्या होता है, हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो अपने टाइम और प्राइस प्रायोरिटी के हिसाब से स्टोर हो जाता था। इसी तरह से अगर मेरा मैच नहीं मिलेगा तो हम बुक में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। आगे दिया है, एन एक्टिव बाय ऑर्डर मैच विद द बेस्ट पैसिव सेल ऑर्डर इफ द प्राइस ऑफ द पैसिव सेल ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस ऑफ द एक्टिव ऑर्डर। सिमिलरली एन एक्टिव सेल ऑर्डर मैच विद द बेस्ट पैसिव बाय ऑर्डर इफ द प्राइस ऑफ द पैसिव बाय ऑर्डर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्राइस ऑफ द एक्टिव सेल ऑर्डर। देखो क्या बोला इसमें बोला है कि एक्टिव बाय ऑर्डर, एक मिनट इसे रेज करते हैं, एक्टिव बाय ऑर्डर मैचेस विद द बेस्ट पैसिव सेल ऑर्डर, यानी कि एक बाय ऑर्डर है और एक सेल ऑर्डर है। बाय ऑर्डर यानी कि कोई हमने बाय कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है, यानी कि हम बेच रहे हैं, कोई और खरीद रहा है, तो बाय ऑर्डर हमने बेचा, और सेल ऑर्डर यानी कि कोई हमें यहाँ पे सेल कर रहा है। एक मिनट इसे कन्फ्यूजन हो जाएगी, अच्छे से समझाती हूँ। देखो एक्टिव बाय ऑर्डर यानी कि कोई क्या कर रहा है, बाय कर रहा है यानी कि खरीद रहा है, और सेल ऑर्डर यानी कि यहाँ पे बेच रहा है। तो सेल ऑर्डर यानी कि हमें कोई सामान बेचना चाहता है, और बाय ऑर्डर यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई और इंसान हमसे खरीदना चाह रहा है। तो एक्टिव बाय ऑर्डर और बेस्ट पैसिव सेल ऑर्डर, एक्टिव और पैसिव यहाँ पे क्या है, अपना आपस में मैच करके ट्रेड हो जाते हैं। तो जो हमारा बाय ऑर्डर है और जो सेल ऑर्डर है, अब ये जो भी हमारे बेस्ट बाय ऑर्डर और बेस्ट सेल ऑर्डर होता है ना, अपने प्राइस और टाइम के हिसाब से, वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं, और हमारी एक्टिविटी यानी कि जो हमारी ट्रेड है वो क्या हो जाती है, परफॉर्म हो जाती है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, इसे रेज करते हैं पहले तो,
इसी तरह से हमें सिमिलरली क्या दिया है कि हमारा जो एक्टिव सेल ऑर्डर है, यहाँ पे एक्टिव बाय ऑर्डर की बात हुई थी और बेस्ट पैसिव सेल ऑर्डर की बात हुई थी। दूसरा हमें दिया है एक्टिव सेल ऑर्डर है ना, सेल ऑर्डर आया है, और बेस्ट पैसिव बाय ऑर्डर है। तो यानी कि सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर, तो ये दोनों प्राइस अभी, ये दोनों ऑर्डर्स, एक मिनट, ये दोनों ऑर्डर्स अभी हम पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ ही पे पढ़े थे बाय ऑर्डर और कहाँ गया है, हाँ, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा एक्टिव सेल ऑर्डर और बेस्ट पैसिव बाय ऑर्डर, अगर यहाँ पे जो मैचिंग अगर उन्हें मिल जाती है ग्रेटर देन इक्वल टू द प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस है उसके हिसाब से बिल्कुल बराबर प्राइस, या फिर प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, ग्रेटर और इक्वल टू, यानी कि ज़्यादा प्राइस में अगर हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो हम तो बेचना चाहेंगे, और अगर हमें सामने वाला मैच मिल जाता है तो फिर यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो परफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बेस्ट ऑर्डर्स को ही मैच किया जाता है, यानी कि जैसे एक्टिव बाय ऑर्डर और पैसिव, कहाँ गया, पैसिव सेल ऑर्डर, और दूसरा एक्टिव सेल ऑर्डर और बेस्ट पैसिव बाय ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग हो जाती है। अब देखो व्हाट आर रेगुलर लॉट मैचिंग। अब रेगुलर लॉट मैचिंग क्या होती है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो पहला दिया है, इफ द कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ वन और मोर मैचिंग ऑर्डर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेगुलर लॉट बुक इज इक्वल टू और मोर देन द क्वांटिटी ऑफ एक्टिव ऑर्डर, देन एक्टिव ऑर्डर इज completely traded। क्या बोला है कि अगर हमारी कंबाइंड क्वांटिटी, इफ द कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ वन और मोर मैचिंग ऑर्डर्स, इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है, तो देखो इसमें क्या है, एक मिनट बस, ओके मैंने जूम कर लिया है, ठीक है। देखो, if the combined quantity of one or more matching order on the opposite side of the regular lot book is equal to or more than the quantity of active order, the active order is completely traded। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने लाइन 2 बार पढ़ तो दी है, लेकिन मतलब समझो। अब देखो, जैसे हमने रेगुलर लॉट बुक अपनी पढ़ी थी, रेगुलर लॉट बुक में हमारे एक्टिव ऑर्डर्स और पैसिव ऑर्डर्स थे, जिसमें अगर हमारा एक्टिव ऑर्डर मैच नहीं होता तो वो पैसिव ऑर्डर में टर्न हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, ये तो हमने पढ़ी थी बात। इसमें क्या है कि अब जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी रेगुलर लॉट बुक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर जैसे कि हमारी कंबाइंड क्वांटिटी है, हमारे पास बहुत सारे शेयर्स हैं या फिर ऑर्डर्स हैं जो हम ट्रेड करना चाहते हैं, और नेक्स्ट साइड पे यानी कि दूसरी साइड पे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन ऑर्डर्स को खरीदना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है, जैसे कि मेरे पास सिक्योरिटी तो 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन खरीदने के लिए लोग 5 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ द रेगुलर लॉट बुक इज इक्वल टू और मोर देन, यानी कि ऑपोजिट साइड में जो हमारे मैचिंग ऑर्डर्स हैं वो या तो बराबर हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो हमारी ट्रेड क्या है, पूरी तरह से ट्रेड हो जाएगी, यानी कि कम्प्लीटली यहाँ पे हमारी जो ऑर्डर्स हैं वो एक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो कम्प्लीटली ट्रेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 चीज़ें थी, और मेरे पास यहाँ पे 2 लोग थे ना खरीदने के लिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रेड हो जाएंगे। लेकिन अब समझो मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें थी, लेकिन लोग कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो अब तो भैया कोई भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, तो कोई भी इंसान मेरे शेयर्स को आगे खरीद सकता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि मेरी जो ट्रेड है वो कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर लोग ज़्यादा हैं यानी कि मैचिंग ऑर्डर्स ऑपोजिट साइड पर बराबर होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं, मोर देन क्वांटिटी होते हैं, तो एक्टिव ऑर्डर कम्प्लीटली ट्रेड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, यानी कि दूसरे पॉइंट में हमें इसी का ऑपोजिट बताया कि जैसे कि हमारे पास शेयर्स तो ज़्यादा हैं, ऑर्डर्स तो ज़्यादा हैं, या और हम कह सकते हैं कि जैसे कि लोग भी अब बराबर हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब समझो कि इसने ये खरीद लिया, इसने इसे खरीद लिया, इसने इसे खरीद लिया, इसने इसे खरीद लिया, लेकिन ये वाला और ये वाला आपस में ट्रेड नहीं करना चाहते, है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, पार्शली ट्रेडिंग हुई, यानी कि यहाँ पे जो एक्टिव ऑर्डर्स की ट्रेडिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, पार्शली, यानी कि आधी अधूरी हुई, थोड़ी थोड़ी हुई, थोड़ी थोड़ी रह गई। या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे शेयर्स मेरे पास 3 है, ऑर्डर मेरे पास 3 है, लेकिन इंसान सिर्फ 2 ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि एक तो रह ही गया, ट्रेड ही नहीं हो पाई कम्प्लीटली। तो पहले पॉइंट में हमारी ट्रेड कम्प्लीटली हो गई थी, सेकंड पॉइंट में हमारे एक्टिव ऑर्डर्स की ट्रेड क्या हुई है, पार्शियल ट्रेड हुई है। थर्ड पॉइंट में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, इफ़ आफ्टर ट्रेडिंग एनी क्वांटिटीज लेफ्ट अनट्रेडेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लास्ट ट्रेड में क्या है, जो मैंने 3 ये ऑर्डर्स दिए थे और 2 लोग थे, तो 2 तो ट्रेड हो गए थे लेकिन 1 रह गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारी कोई ट्रेड क्या रह जाती है, लेफ्ट अनट्रेडेड, यानी कि कोई भी ऑर्डर अगर हमारा क्या रह गया, अनट्रेडेड रह गया, यानी कि ट्रेड नहीं हो पाया, तो हमारा वो जो ऑर्डर है वो क्या जाएगा, रेगुलर लॉट बुक में जाके एंटर हो जाएगा, यानी कि रेगुलर लॉट बुक में जाके वापस से ऐड हो जाएगा उसकी प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। पहले में क्या हुआ, लोग ज़्यादा थे,
तो हमारे शेयर्स चले गए, हमने ऑर्डर बेच दिए अपने या फिर खरीद लिए, तो कंप्लीट ट्रेडिंग हुई एक्टिव ऑर्डर्स की। सेकंड में क्या हुआ कि भले ही लोग बराबर थे या फिर कम थे, लेकिन पूरी तरह से ट्रेडिंग नहीं हो पाई, कुछ कुछ ट्रेडिंग रह गई हमारी, तो वो हो गया पार्शियली ट्रेडेड। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, हमारी ट्रेड ही नहीं हो पाई, हमारे ऑर्डर अनट्रेडेड रह गए, यानी कि अनट्रेडेड रह गए, यानी कि वो ट्रेड नहीं हो पाए, हमारे ऑर्डर्स किसी ने ना तो खरीदे ना ही बेचे, तो वो अनट्रेड हुए। तो अब ये क्या होंगे, यही ऑर्डर्स जाके हमारे क्या हो जाएंगे, और रेगुलर लॉट बुक में ऐड हो जाएंगे अपनी प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। प्राइस और टाइम प्रायोरिटी दोनों मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ हमें दिया है क्या, द ऑर्डर विद द IOC एट्रीब्यूट ट्राई टू मैच मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी आफ्टर दे आर एंटर्ड, एनी रिमेनिंग क्वांटिटी इज कैंसल्ड। यानी कि जो हमारे IOC एट्रीब्यूट है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी होती है कि ज़्यादातर जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो क्या हो जाए, ट्रेड हो जाए। और मैक्सिमम क्वांटिटी है यानी कि पॉसिबल है, ऐसा मैक्सिमम ही मैक्सिमम तरीके से ये पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, ट्रेड हो जाए। और जो फिर भी अगर बच जाते हैं ट्रेड, कुछ भी ऑर्डर्स अगर हमारे बच जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। यानी कि IOC एट्रीब्यूट में क्या होता है, हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं उन्हें कोशिश की जाती है कि वो सारे के सारे ज़्यादातर क्या हो जाएं, ट्रेड हो जाएं, लेकिन फिर भी जो बच जाते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, और नेक्स्ट दिया है फिफ्थ पॉइंट में, द ऑर्डर विद DQ एट्रीब्यूट डिस्क्लोज ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द मार्केट। देखो इस पॉइंट में क्या दिया है, इस फिफ्थ पॉइंट में दिया है कि जो हमारा DQ एट्रीब्यूट है, द ऑर्डर विद DQ एट्रीब्यूट डिस्क्लोजेज ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल ऑर्डर क्वांटिटी टू द मार्केट। यानी कि जो हमारा DQ एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, मार्केट की जो टोटल क्वांटिटी है उसका यहाँ पे क्या करता है, वो मार्केट की टोटल क्वांटिटी को लोगों के सामने क्या करता है, शो करता है। ये हमारा DQ एट्रीब्यूट का काम हो गया। अब देखो लास्ट पॉइंट में हमें क्या बोला है, लास्ट पॉइंट में हमें बोला है एन एक्टिव ऑर्डर विद डिस्क्लोज कंडीशन ट्राइज टू मैक्सिमाइज द क्वांटिटी as possible regardless of the disclosed quantity, that is a single trade takes place for a quantity more than a disclosed quantity। यानी कि जो हमारा एक्टिव ऑर्डर है वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए, पॉसिबल रिगार्डलेस के थ्रू ट्रेड हो जाए। यानी कि अगर मैं बताऊं, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि उसकी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग हो ही ना, तो एक्टिव ऑर्डर्स मैक्सिममली ये ट्राई करते हैं कि वो अपनी क्वांटिटीज़ को क्या करें, मार्केट में लाके ट्रेड करें, और काफ़ी कम ऐसा हो कि उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, जो उनके ऑर्डर्स हैं वो क्या है, अनट्रेडेड रह जाए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, एक मिनट, ये 78 हट जाए यहाँ से, ठीक है। इफ़ एन एक्टिव ऑर्डर विद द डिस्क्लोज क्वांटिटी कैन नॉट ट्रेड इट्स total quantity, it is added to the regular lot book in the price time priority, the disclosed order quantity is determined as follow। जैसे कि हमें पता था कि अगर हमने एक्टिव ऑर्डर यहाँ पे हमने अपना प्लेस किए और अगर हमारी ट्रेड हो गई तो कंप्लीट ट्रेड हो जाती है, लेकिन अगर हमारी ट्रेड नहीं हो पाई, हमारे ऑर्डर क्या रहेगा, अनट्रेडेड रह गए, तो फिर वो कहाँ चले जाएंगे, रेगुलर लॉट बुक में ऐड हो जाएंगे अपने प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे वही देखना है कि क्या क्या उसमें मतलब चीज़ें होती हैं कि वो जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है, अब वो यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे कि किस तरह से वो यहाँ पे होती है। जैसे कि अब जो रह गई सिक्योरिटीज़ वो तो रह गई, तो वो रेगुलर लॉट बुक में चली गई, तो अब उसी के बारे में बता रखा है, जब वो चली जाती हैं रेगुलर लॉट बुक में ऐड हो जाती हैं तो फिर उसका क्या होता है। देखो, इफ़ द रिमेनिंग ऑर्डर क्वान्टिटी इज लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी, द डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी इज सेट एज इक्वल टू द रिमेनिंग ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि अगर जो हमारी इफ़ द रिमेनिंग ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी, इसमें क्या बोला है, इसमें है कि देखो इफ़ द रिमेनिंग ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो सिक्योरिटीज़, जो ऑर्डर्स हमारे क्या रहेगा, रिमेनिंग रह गए, जो ट्रेड नहीं हो पाए, अगर उनकी क्वांटिटी क्या है, लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी। यानी कि जैसे कि मैं मार्केट में कितनी सिक्योरिटीज़ को डिस्क्लोज कर सकती हूँ, इतनी इतनी सिक्योरिटीज़ मैं मार्केट में दिखा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 सिक्योरिटी हैं जो मैं मार्केट में बेचने के लिए दिखा सकती हूँ, और जो मेरी रिमेनिंग जो ऑर्डर्स रह गए वो सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे जो बिके नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इन 6 में से किसी 2 को क्या कर दूँगी, दिखा दूँगी, ताकि ये ट्रेड क्या हो जाए, यानी कि ये ऑर्डर्स क्या हो जाए, ट्रेड हो जाए, है ना। तो अब देखो कि जैसे मेरे पास सिक्योरिटी थी, मैंने डिस्क्लोज कर दिया इतनी इतनी सिक्योरिटी हैं, और इनमें से मैंने 2 सिक्योरिटी को क्या कर दिया, लगा दिया यहाँ पे ठिकाने। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा, इसे रेज करते हैं पहले। तो अब देखो जो हमारी रिमेनिंग अगर ऑर्डर क्वांटिटी है वो लेस देन
या फिर इक्वल टू, अगर मेरे पास 6 सिक्योरिटी है और 6 को ही मैं क्या करना चाहती हूँ, ट्रेड करवाना चाहती हूँ, 6 ही मेरी सिक्योरिटी अनट्रेडेड रह गई, यानी कि लेस देन और इक्वल टू है हमारी ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी के, तो जो हमारी डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी इज सेट एज इक्वल टू द रिमेनिंग ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो हमारी डिस्क्लोज क्वांटिटी है अब हम क्या करेंगे, उसे अपनी रिमेनिंग ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से सेट कर देंगे मार्केट के अंदर, ताकि लोग जब ट्रेडिंग के लिए आए तो ये ऑर्डर्स भी क्या हो सके, ट्रेड हो सके। सेकंड पॉइंट में दिया है कि जो हमारी रिमेनिंग यानी कि जो सिक्योरिटीज ट्रेड होने से रह गई, अगर क्या है उनका जो नंबर ऑफ है ऑर्डर जो है वो अगर ज़्यादा है, यानी कि मेरे पास जैसे कि 4 सिक्योरिटीज ट्रेड नहीं हो पाई है ना, लेकिन मेरे पास डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, मेरी डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी समझो कि 3 है, तो मैं सिर्फ 3 सिक्योरिटीज़ को ही तो मार्केट में डिस्क्लोज कर सकती हूँ, चौथी को तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिमिलरली इसी तरह से बोला है कि अगर हमारी रिमेनिंग ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, मोर देन है अगर हमारी ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी के, तो डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी इज सेट टू द ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी, यानी कि अब मेरे पास सिर्फ 3 ही सिक्योरिटीज है जिन्हें मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ और मेरे पास 4 सिक्योरिटी हैं जो क्या है, रिमेनिंग है। तो मैं क्या करूँगी, जितनी भी मेरी ओरिजिनल डिस्क्लोज क्वांटिटी है उन सभी को मार्केट में डिस्क्लोज कर दूंगी, ताकि जो बची हुई सिक्योरिटीज़ हैं वो भी ट्रेड हो सकें। अब देखो, वंस एन ऑर्डर, एक मिनट, वंस एन ऑर्डर विद द डिस्क्लोज क्वांटिटी हैज़ बिकम अ पैसिव ऑर्डर, इट ट्रेड्स ओनली, एक मिनट, ठीक है इसे हटा लेते हैं। Once an order with a disclosed quantity has become a passive order, it trades only in units of disclosed quantity or less. However, if there is no other competing order with the same price, a single trade of as much quantity as possible take place between the two orders. तो देखो दूसरा भी पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद पूरा ही समझा दूंगी। When the entire disclosed order quantity is fully traded, the disclosed quantity gets replenished and this continues till the entire order quantity is fully traded. Each time the disclosed quantity is replenished, the order is stamped with the current trading time and added to the regular order बुक एज फ्रेश ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस पूरे में मैं क्या बोला है, इस पूरे पैराग्राफ में समझाया है कि देखो, अगर हमारा वंस एन ऑर्डर वॉज डिस्क्लोज क्वांटिटी हैज़ बिकम अ पैसिव ऑर्डर, यानी कि जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि डिस्क्लोज क्वांटिटी में हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करवाते हैं अपनी बची हुई सिक्योरिटीज़ को। तो अगर क्या होता है, अगर हमारा जो ऑर्डर है वो डिस्क्लोज क्वांटिटी में है और अगर वो पैसिव ऑर्डर बन चुका है, तो फिर एक मिनट से रेज करते हैं, तो फिर इट ट्रेड्स ओनली इन यूनिट ऑफ डिस्क्लोज क्वांटिटी और लेस, यानी कि जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्स थे, अब वो क्या है, पैसिव ऑर्डर बन गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये अब ये ट्रेड तो हो नहीं पा रहे हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं, तो अब इन्हें हम ट्रेड करवाते हैं थ्रू डिस्क्लोज क्वांटिटी के थ्रू। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में हम जाके इन्हें रख देते हैं ताकि ये ट्रेड हो जाए। तो अब इन्हें ट्रेड करना होता है तो किस तरह से, अब इन्हें ट्रेड करना होता है तो इट ट्रेड्स ओनली इन द यूनिट्स ऑफ डिस्क्लोज क्वांटिटी के थ्रू ही क्या करते हैं, ये लोग ट्रेड करते हैं जो हमारी ऑर्डर्स अनट्रेडेड रह गए थे। अगर यहाँ पे कोई भी हमारा कंपटीशन में नहीं है, जैसे कि मेरे पास ये ऑर्डर है, ये मैं इसे 50 रुपये में ट्रेड करना चाहती हूँ, अब कोई और ऑर्डर ऐसा नहीं है जो 50 रुपये में बिके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ईजिली क्या कर सकते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस होता है कि ये अकेला है, तो इसे आराम से हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के इसे आराम से बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान में जाते हो और वहाँ पे आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं सेम प्राइस के, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किसको ख़रीदना चाहते हो। और अगर यहीं पे आप एक ऐसी दुकान में जाते हो, देखो अब आप क्या समझे, अब आप ऐसी दुकान में गए जहाँ पे एक खिलौना 50 का है, दूसरा खिलौना 100 का है, तीसरा खिलौना 300 रुपये का है, इस तरह से एक खिलौने का एक ही मतलब एक प्राइस का एक ही खिलौना है, तो उसमें क्या होगा, आपको अगर 50 रुपये का खिलौना चाहिए तो आप यही खरीदोगे, इसके अलावा आप कोई और चीज़ नहीं खरीदोगे, है ना, अगर आपको सिर्फ 50 का ही खिलौना चाहिए तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारा क्या है, एक ऐसा ऑर्डर है जो यहाँ पर, एक मिनट कहाँ था हम, यहाँ थे, ठीक है, अगर हमारे पास कंपटीशन में कंपीटिंग ऑर्डर कोई भी नहीं है विद सेम प्राइस, तो वो जो हमारा ट्रेड है वो इजीली क्या हो जाती है, थोड़ी सी परफॉर्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब देखो जैसे कि हमारे पास डिस्क्लोज क्वांटिटी अलग अलग, अब अगर हमारे पास जितनी भी डिस्क्लोज क्वांटिटी थी, अब वो सारी क्या है, हमने यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके सारे ऑर्डर्स अपने जो थे वो प्लेस कर दिए हैं। अब सारी ट्रेड, अब जितनी भी जो ट्रेड थी वो सारी हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम सारी ट्रेड अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारी डिस्क्लोज क्वांटिटी है वो रेप्लेनिश हो जाएगी, यानी कि अब वो बंद हो जाएगी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जिसकी ज़रूरत थी, जब तक ज़रूरत थी हमने उससे काम ले लिया कि अगर मेरे को अपनी सिक्योरिटीज़ नहीं बेच पा रहे थे तो हमने डिस्क्लोज क्वांटिटी का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब हमारी सारी सिक्योरिटीज़ बिक गई हैं, तो अब हम बार बार डिस्क्लोज क्वांटिटी का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो जब हमारी एंटायर क्वांटिटीज़ फुल्ली ट्रेडेड, यानी कि जब हम पूरी तरह से फुल्ली ट्रेडेड कर लेते हैं, सारे ऑर्डर्स हमारे फुल्ली ट्रेड हो जाते हैं, तो हमारी डिस्क्लोज क्वांटिटी जो है वो रेप्लेनिश्ड हो जाती है। अब अगर हम आगे बात करें व्हाट इज़ स्टॉप लॉस मैचिंग,
तो अब ये स्टॉप लॉस मैचिंग क्या है इसे पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें ये व्हाट इज़ ऑक्शन मैचिंग पढ़ना है, फिर व्हाट इज़ इंटरनेट ब्रोकिंग पढ़ना है, और व्हाट इज़ कोलोकेशन, हाउ टू ट्रेड ऑन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और बस ये कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स तो नहीं पढ़ेंगे खैर हम, ये हाउ टू ट्रेड ऑन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यहाँ तक हमें पढ़ना है। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, चलो ठीक है फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज स्टॉप लॉस मैचिंग। स्टॉप लॉस मैचिंग क्या होती है, ऑल स्टॉप लॉस ऑर्डर एंटर इनटू द सिस्टम एंड स्टोर इन द स्टॉप लॉस बुक। दीज ऑर्डर कैन कंटेन टू प्राइसेस, यानी कि जितने भी हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉस बुक में स्टोर हो जाते हैं। अब ये जो हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं, एक मिनट, ये जो हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर है इनके पास क्या होता है, दो प्राइस, एक मिनट इरेज करते हैं, ठीक है। जो हमारे जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है इनके अभी दो प्राइस होते हैं, एक होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है लिमिट प्राइस। तब ये ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस समझो, इट इज़ द प्राइस एट विच द ऑर्डर गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम द स्टॉप लॉस बुक। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टॉप लॉस बुक होती है जिसमें हमारा ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को जैसे हमने पढ़ा था ना एग्जाम्पल 90, 93 और 95 वाला प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में ही पढ़ा था, है ना। तो उसमें क्या था, ट्रिगर प्राइस था, यानी कि जिस प्राइस पे हमारा ऑर्डर जो है वो स्टॉप लॉस बुक से बाहर आ जाए तो वो क्या है, ट्रिगर प्राइस। और लिमिट प्राइस क्या है, यानी कि स्टॉप लॉस बुक से बाहर आने के बाद जब हम एक प्राइस हिट करते हैं तो उस प्राइस को क्या बोलते हैं, हम अपना लिमिट प्राइस बोलते हैं। तो देखो, it is the price, limit price, it is the price for order that the order get triggered from the stop loss book. If the limit, एक मिनट erase कर लेते हैं, if the limit price is not specified, the triggered price is taken as the limit price for the order. The stop loss order are prioritized in the stop loss book with the most likely order to trigger first and the least likely to trigger last. The priority is same as that ऑफ द रेगुलर लॉट बुक। यानी कि देखो, जैसे कि हमारा ट्रिगर प्राइस क्या था कि जिस प्राइस में हमारा स्टॉप लॉस बुक से हमारा ऑर्डर क्या आ जाए, बाहर आ जाए। और लिमिट प्राइस क्या था कि स्टॉप लॉस बुक से बाहर आने के बाद जो हम दूसरा प्राइस हिट करेंगे वो क्या होगा, लिमिट प्राइस। अब इन केस क्या होता है, अगर हम लिमिट प्राइस को डिसाइड या फिर स्पेसिफाइड नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा ट्रिगर प्राइस है, यानी कि हमारा जो, एक मिनट, जो हमारा लिमिट प्राइस था वो स्पेसिफाइड नहीं हो पाया, जिसकी 90 रुपये पे मैं स्टॉप लॉस बुक से बाहर आ गई। अब इससे ज़्यादा प्राइस नहीं जा रहा तो 90 रुपये को हम क्या मान लेंगे, लिमिट प्राइस भी मान लेंगे। तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, द स्टॉप लॉस कंडीशन इज मेट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, यानी कि जो हमारे स्टॉप लॉस कंडीशंस हैं वो किस किस तरह से यहाँ पे बनी हैं, क्या क्या स्टॉप लॉस कंडीशंस होती हैं और किन किन सर्कमस्टेंसेज यानी कि किन किन सिचुएशंस में हम स्टॉप लॉस कंडीशंस के समझ सकते हैं। तो देखो, जैसे कि पहला है सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर है तो a sell order in the stop loss book get triggered when the last traded price in the normal market reaches or fall below the triggered price of the order। यानी कि जो हमारा सेल ऑर्डर है, जब हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यहाँ पे सेल ऑर्डर आया है हमारा, एक मिनट, ठीक है, पेन ले लिया मैंने, एक मिनट बस। तो जब यहाँ पे देखो, अब सेल ऑर्डर में क्या है, सेल ऑर्डर, एक मिनट, सेल ऑर्डर इन द स्टॉप लॉस बुक गेट ट्रिगर्ड। ठीक है, सेल ऑर्डर हमारा कब ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस बुक में से, व्हेन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इन द मार्केट रीचेज और फॉल बिलो द ट्रिगर्ड प्राइस ऑफ द ऑर्डर। यानी कि सेल ऑर्डर क्या था, सबसे बेहतर सेल ऑर्डर क्या था, जो प्राइस नीचे होगा। सेल ऑर्डर यानी कि कोई सेल कर रहा है, यानी कि हम खरीद रहे हैं, तो जब कोई सेल करेगा, हमें सेल करेगा तो हम तो सस्ते में लेना चाहेंगे ना। तो जो हमारा सेल ऑर्डर है स्टॉप लॉस बुक में, वो कब ट्रिगर होता है, वो तब ट्रिगर होता है जब उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यानी कि आज अगर मैं स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना चाहती हूँ तो मेरा जो कल वाला दिन था, यानी कि एक दिन पहले वाला तो दिन था, यानी कि जो लास्ट ट्रिगर प्राइस था, ट्रेडेड प्राइस था नॉर्मल मार्केट में, जब वो क्या करें, हमारे ट्रिगर प्राइस को हिट करे या फिर ट्रिगर प्राइस से नीचे रह जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारा सेल ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो गया है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा समझो। जैसे कि हमारा सेल ऑर्डर है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा समझो पिछले दिन का सेल ऑर्डर था 100 रुपये, ठीक है, आज मेरी एक सिक्योरिटी है। अब मुझे इसे ट्रिगर कब होगी, जब या तो ये 100 रुपये पे पहुँच जाएगा, या फिर सेल ऑर्डर क्या होता है, हमेशा लो होता है, कम होता है, हायर नहीं होता है ना। तो जब क्या होगा, जब 100 पहुंच जाए या फिर फॉल डाउन कर जाए तो तब हमारा सेल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरह से बाय ऑर्डर में क्या होता है, बाय यानी कि कोई खरीद रहा है, यानी कि हम बेच रहे हैं, बाय मतलब बेचना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो जब आप कोई सामान बेचोगे तो क्या करोगे, प्राइस को हाई कर दोगे, डाउन तो नहीं करोगे। तो आप बाय ऑर्डर इन द स्टॉप लॉस ऑर्डर गेट ट्रिगर्ड व्हेन द लास्ट ट्रेड प्राइस इन द नॉर्मल मार्केट रीचेज और एक्सीड द ट्रिगर प्राइस ऑफ द ऑर्डर। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारा क्या है, हमारा प्रीवियस डे का ऑर्डर क्या था, जो हमारा मतलब प्राइस था वो क्या था, 100 रुपये था। आज जो अगर मुझे लिमिट यहाँ पे रीच करनी है तो समझ लो, अगर मुझे लिमिट प्राइस तक जाना है,
बाय ऑर्डर, सॉरी, अगर मुझे बाय ऑर्डर तक जाना है और ट्रिगर करना है अपने अमाउंट को, तो या तो 100 रुपये तक जाना ही पड़ेगा, या फिर 100 रुपये से अगर मैं एक्सीड कर गई तो भी क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे बाय ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये तो आसानी था। अब देखो, व्हेन अ स्टॉप लॉस ऑर्डर विद IOC कंडीशन एंटर्स द सिस्टम, द ऑर्डर इज रिलीज्ड इन द मार्केट आफ्टर इट इज ट्रिगर्ड। वंस ट्रिगर्ड, द ऑर्डर स्कैन्स the counter order book for a suitable match to result in a trade or else is cancelled by the system। तो देखो इस पूरे में क्या बोला है हमें, ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जब हम क्या करते हैं, जब हमारा स्टॉप लॉस से, जैसे कि अगर हमारा क्या हो गया, ऑर्डर यहाँ पे रिलीज हो गया स्टॉप लॉस बुक से, तो जब ये ट्रिगर हो जाता है, एक बार अगर हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा मैचिंग सुटेबल मैच होता है हमारे ऑर्डर से रिलेटेड, वो क्या हो जाता है, ट्रेड में आ जाता है। अब जैसे कि मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर रिलीज़ किया, तो अब जब मैंने रिलीज़ किया है, तो इसका जो सुटेबल मैच होगा उसके साथ ही ऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर इसे इसका सुटेबल ऑर्डर नहीं मिला, ट्रेड नहीं हो पाई, तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम उसे कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी जो पूरी ट्रेडिंग है वो परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपको आया पूरा समझ में आएगा। अब देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज ऑक्शन मार्केट, सॉरी व्हाट इज ऑक्शन मैचिंग। तो ये ऑक्शन मैचिंग क्या होती है, देखो क्या दिया है इसमें दिया है ऑल ऑक्शन ऑर्डर आर एंटर्ड इन द ऑक्शन ऑर्डर बुक। जैसे कि हमें पता ही है कि ऑक्शन जब होते हैं तो वो ऑक्शन ऑर्डर बुक में आते हैं। तो द रूल्स फॉर मैचिंग ऑफ ऑक्शन आर सिमिलर टू दैट ऑफ द रेगुलर लॉट बुक एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि जो भी रूल्स हमारे ऑक्शन मैचिंग में, वो सारे हमारे रेगुलर लॉट बुक, यानी कि जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, जितने भी रूल्स थे पहले वाले, बिल्कुल उसी की तरह होते हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, किस तरह से बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो ये सारे फॉलो हमारे ऑक्शन मैचिंग में भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मैच नहीं करती हैं, जो ये 3 पॉइंट हमें बता रखे हैं। अब ऑक्शन मैचिंग हमारी किस में होती है, ऑक्शन ऑर्डर बुक में ही एंटर होती है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हमें दिए हैं। पहला दिया है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्या दिया है, ऑक्शन ऑर्डर मैचिंग टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द सोल्यूशियर पीरियड ऑफ द ऑक्शन। ठीक है, यानी कि जब हमारा ऑक्शन पीरियड का सोल्यूशियर पीरियड एंड हो रहा होता है, तब हमारा ऑक्शन मैचिंग क्या होता है, टेक प्लेस। यानी कि जब हमारा ये हमारा यहाँ पे ऑक्शन चल रही है, अब ऑक्शन जब चल रही है, तो उसका जो सोल्यूशियर पीरियड है, जब इसका ये सोल्यूशियर पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हमारा ऑक्शन मैचिंग क्या होता है, शुरू होता है। सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया है, ऑक्शन मैचिंग टेक प्लेस ओनली अक्रॉस ऑर्डर बिलोंग टू द सेम ऑक्शन। यानी कि ऑक्शन मैचिंग टेक प्लेस ओनली अक्रॉस ऑर्डर बिलोंग टू द सेम ऑक्शन, यानी कि जो सेम ऑक्शन है उसके अलॉन्ग में ही यहाँ पे हमारे ऑक्शन मैचिंग होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑक्शन यहाँ पे किसी और सिक्योरिटीज़ का कर रहे हो और किसी और ऑक्शन में जाके आपकी सिक्योरिटी ट्रेड हो जाएंगी, नहीं। जो भी हमारे ऑक्शन मैचिंग होती है वो क्या होती है, सेम ऑक्शंस के ऑर्डर के साथ ही बिलोंग की जाती है। यानी कि जैसे कि हमारे 2 ऑक्शन चल रहे हैं, मतलब एक ऑक्शन चल रहा है हमारा, तो हमारे सेम ऑक्शन ही होंगे। हाँ, सिक्योरिटीज़ अलग अलग ट्रेड हो सकती हैं, लेकिन ऑक्शन क्या होंगे, ऑक्शन यहाँ पे हमारे सेम होते हैं, और अलग अलग मैचिंग जो है, अलग अलग ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पे हमारी मैचिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। लास्ट पॉइंट दिया है, ऑल ऑक्शन ट्रेड टेक्स प्लेस, एक मिनट, ऑल ऑक्शन ट्रेड्स टेक प्लेस एट द ऑक्शन प्राइस। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं, जो भी हमारे ऑक्शन ऑर्डर्स हैं, वो ऑक्शन प्राइस पे ही क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। अब देखो ये वैलिडेशन चेक, इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है, वाइल मैचिंग ऑर्डर द सिस्टम परफॉर्म द वैलिडेशन चेक if the participant of any of the order is suspended the trade do not go through। यानी कि जब हम क्या करते हैं, हम मैचिंग करते हैं, यानी कि जैसे कि ऑक्शन मार्केट क्या है, यहाँ पे मतलब थोड़ी सी गड़बड़ ना हो जाए या फ्रॉड ना हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पार्टिसिपेंट ऑफ एनी ऑर्डर इज सस्पेंडेड द ट्रेड डू नॉट गो थ्रू। यानी कि जैसे कि अगर हमारा एक पार्टिसिपेंट क्या है, सस्पेंडेड है, मार्केट ने उसे सस्पेंड कर रखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सस्पेंडेड आके यहाँ पे किसी और के साथ ट्रेड करके चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे ट्रेड परफॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैलिडेशन जब होती है तो हम पता कर लेते हैं कि कौन सा इंसान सस्पेंडेड है, कौन सा यहाँ पे एलिजिबल है ट्रेड करने के लिए, या फिर कौन सा इंसान ट्रेड करने के एलिजिबल नहीं है। तो जो इंसान सस्पेंडेड होगा उसके साथ हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब व्हाट इज इंटरनेट ब्रोकिंग, और ठीक है, बस 3 टॉपिक बचे हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। देखो व्हाट इज इंटरनेट ब्रोकिंग है, इंटरनेट ब्रोकिंग क्या है, इसे भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखो अब बात करेंगे हम व्हाट इज इंटरनेट ब्रोकिंग। तो इंटरनेट ब्रोकिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इंटरनेट के बारे में तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेट को ही इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और ब्रोकिंग तो हमने पढ़ ही रखी है कि ब्रोकिंग क्या होती है, जब हमारा ब्रोकर यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे साथ में काम कर रहा है और हमारी ट्रेड करवा रहा है। तो देखो इंटरनेट ब्रोकिंग क्या होता है, इंटरनेट तो इतना ज़्यादा फेमस है ना बच्चों के बीच आजकल,
कि क्या ही बताऊँ। तो देखो इंटरनेट ब्रोकिंग में क्या है, सेबी कमेटी अप्रूव द यूज ऑफ इंटरनेट एज एन ऑर्डर रूटिंग सिस्टम ORS फॉर द communicating clients orders to the exchange through broker. ORS enables investor to place order with his broker and have control over the information and quotes and to hit the quotes on online basis. Once the broker system receive the order, it check the क्या लिखा है यहाँ पे, इसे रेज करते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ, गंदा कर दिया मैंने, ये लिखा है यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्लाइंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड देन, एक मिनट से इरेज कर लेते हैं, ठीक है, and then routes the order to the appropriate exchange for execution. On execution of the orders, it is confirmed on real-time basis. Investor receives reports on margin requirement, payment and delivery obligation through the system. His ledger and portfolio account गेट अपडेटेड ऑनलाइन। ठीक है, क्या बोला है कि जो हमारी सेबी कमेटी है इसने पहली बार क्या किया था, यहाँ पे सभी लोगों को अप्रूव किया था कि ऑनलाइन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ब्रोकिंग कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपना जो ट्रेड है उसे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो सेबी कम्युनिटी के ने क्या किया था, अप्रूव किया था, क्योंकि सेबी क्या करती है, अप्रूवल का काम करती है, क्योंकि वो अथॉरिटी है इंडिया की। तो सेबी कम्युनिटी ने यहाँ पे अप्रूव किया कि आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, और आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। ऑर्डर्स को यहाँ पे आप ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ट्रेड करवा सकते हो। दूसरी चीज, ORS इनेबल इन्वेस्टर टू प्लेस ऑर्डर विद हिज ब्रोकर एंड हैव कंट्रोल, यानी कि अब आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हो, जो हमारा क्लाइंट है और जो ब्रोकर है ये आपस में क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अपने ट्रेड के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे कोड्स, वो सारे ऑनलाइन बेसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब एक बार क्या होता है, वंस द ब्रोकर सिस्टम रिसीव द ऑर्डर, जैसे ही हमारे ब्रोकर के पास क्या है, सिस्टम यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे रिसीव करवा देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ट्रेडिंग करवा सकते हो, आप यहाँ पे अपना सब कुछ चीज़ें चेक करवा सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेड से रिलेटेड चाहिए, ऑर्डर से रिलेटेड चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर रिसीव रिपोर्ट्स ऑन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी हमारा इन्वेस्टर है उसे सारी रिपोर्ट्स क्या है, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे डिलीवर होती रहती है, जो भी उसके ऑब्लिगेशन है, जो भी उसका पोर्टफोलियो, यानी कि उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने ऑर्डर से रिलेटेड, वो सारी ऑर्डर्स से इंटरनेट के थ्रू क्या है, अवेलेबल कराई जाती हैं। और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो अपडेट भी हमारी जो ऑनलाइन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑनलाइन क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। आगे दिया है NSE वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, ये बात आपको सबसे अच्छे से याद रखनी है क्योंकि पूछ भी सकते हैं कि NSE यानी कि कौन सा फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में जिसने क्या किया, इंटरनेट ट्रेडिंग को स्टार्ट करवाया, या फिर कह सकते हैं हाँ स्टार्ट करवाया, लॉन्च करवाया, तो वह है हमारी NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फुल फॉर्म भी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब क्या दिया है, NSE वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लॉन्च इंटरनेट ट्रेडिंग इन अर्ली February 2000. It provides web-based access to investor to trade directly on the exchange. The orders originating from the PCS of the investors are routed through the internet to the trading terminals of the designated broker with whom they are connected further to the exchange for trade execution. Soon after these orders get matched and result into trades, the investor get confirmation about them on their PCs through the same internet route। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रोकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा NSE था जिसने पहली बार क्या किया, NSE ने ही हमारा इंटरनेट की ट्रेडिंग को यहाँ पे लॉन्च किया। कब, 2000 फरवरी में, तारीख तो नहीं दिया है बट हाँ आप सन और मंथ याद रख सकते हैं। फरवरी में जब 2000 हुआ था तब NSE ने से अप्रूव किया, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्च किया, अप्रूव से भी नहीं किया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये इंटरनेट जो लॉन्च हुआ, जो ट्रेडिंग जब हुई इंटरनेट के थ्रू, तो ये क्या हुआ, वेब एक्सेस पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इसे व्हाट्सअप पे ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे ये क्या है, ये आप वेब यानी कि वेबसाइट्स के थ्रू आप यहाँ पे इजीली डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे एक्सचेंज के साथ। और आप PC से यानी अपने पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स के पास थे वो उससे इजीली क्या कर सकते थे, अपने जो ब्रोकर हैं उनके साथ में ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते थे। दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे दी थी, एक मिनट से रेज करते हैं, नेक्स्ट चीज़ दी थी यहाँ पे कि जैसे ही हमारा ऑर्डर जो है वो मैच कर देता था, जैसे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा ब्रोकर ने यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर दिया और वो यहाँ पे मैच हो गया, तो जिस तरह से जैसे ही हमारा ऑर्डर मैच हो जाता था तो उस ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमारे पास पहुँच जाती थी, और जो भी कन्फर्मेशन थी हमारे उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी कन्फर्मेशन थी,
तो वो सारी हमारे पीसी के पास में वो कंफर्मेशन यहाँ पे हमारी पहुँच जाती थी कि हाँ आपका जो ट्रेड है वो परफॉर्म हो गई है और यहाँ पे सारी चीज़ें सही से हो गई हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती थी और कंफर्मेशन नोट भी आपको मिल जाता था कि ये पक्का हो गया है कि आपकी ट्रेड यहाँ पे हो गई है, अपना जो ऑर्डर था वो प्लेस हो गया है। तो हमारा इंटरनेट ब्रोकिंग कंप्लीट हो गया। लास्ट के 2 पैराग्राफ बचे हैं और लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं और ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, इसकी 9 वीडियोस बनी हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्या दिया है, सॉरी सेकंड लास्ट दिया है, व्हाट इज कोलोकेशन। तो कोलोकेशन क्या होती है? द टर्म कोलोकेशन प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग सर्विस मीन्स स्पेस पावर टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर ancillary products and services made available to market participants for the purpose of enabling them to position their computer system serves in close proximity to the transaction execution facility at the exchange. Exchanges internationally are introducing co-location services to support high frequency trading using algorithmic trading ALGO and direct market access DMA in keeping with the global trends and maintaining high service excellence. NSC started co-location facility in January 2010. The state-of-the-art of co-location facility at NSC provides one of the most modern डेटा सेंटर्स फैसिलिटी। तो देखो हमने पूरा कोलोकेशन पढ़ तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो उस मतलब को भी हम समझ लेते हैं कि कोलोकेशन होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है हमें। क्या बोला है इसमें, देखो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोलोकेशन का मतलब होता है स्पेस पावर टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर एंसिलरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मेड अवेलेबल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट। यानी कि जो हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, एमपी जो है हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट, मध्य प्रदेश नहीं है ये, एमपी यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट, इनका क्या मतलब होता है? मतलब कोलोकेशन से इन्हें क्या हेल्प मिलती है? कोलोकेशन से इन लोगों को स्पेस मिलती है, पावर मिलती है, टेलीकम्युनिकेशन करने की मतलब इन्हें एक फैसिलिटी मिलती है कि ये ईजिली ग्लोबली क्या कर सकें, सभी के साथ बैठ के अपना ईजिली ट्रेड कर सकें, जो भी पर्पस है इनका ट्रेडिंग का वो सारे अपने डिस्कस कर सकें। यहाँ पे क्या दिया? पोजीशन देयर कंप्यूटर सिस्टम सर्वर टू इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, यानी कि ईजिली क्या कर सकें, अपने कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर के थ्रू क्या कर सकें, जो भी ग्लोबल ट्रेड्स हैं, जो भी इंटरनेशनली ट्रेड्स की जाती हैं वो ईजिली यहाँ पे परफॉर्म हो सकें। एक्सचेंज इंटरनेशनली आर इंट्रोड्यूसिंग कोलोकेशन सर्विसेज टू सपोर्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, यानी कि जो भी हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। देखो अब इसमें क्या बोला, कोलोकेशन से क्या होता है, जो भी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके पास में अगर एक स्पेस होगी, एक पावर होगी, उनके पास कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी होगी, तो क्या कर सकेंगे, जो भी हमारे एक्सचेंज इंटरनेशनली यहाँ पे काम करते हैं, तो कोलोकेशन क्या करता है, उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकता है कि वो हायर फ्रिक्वेंसी के साथ में उनके जो भी काम करने के एल्गोरिदम है, जो भी काम करने के तरीके हैं, डायरेक्ट मार्केट से एक्सेस करके क्या कर सकें, वो यहाँ पे ईजिली अपने जो काम है, जो भी उनकी मॉडर्न मैं कहती हूँ मोस्ट मॉडर्न डेटा सेंटर्स फैसिलिटीज़ है, उन्हें ईजिली वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकें। देखो इरेज करते हैं, आगे क्या बोला है, एनएससी प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न डेटा सेंटर फैसिलिटी, यानी कि जो हमारा एनएससी है वो क्या करता है, हमारे डेटा सेंटर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, डीसी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। यानी कि आप देखो हमारे पास कोलोकेशन होगी तो हमारे पास एक स्पेस होगी जिसमें हम ईजिली यहाँ पे काम कर सकें, हमारे पास स्पेस होगी कि हमारे पास पावर होगी, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशंस होंगे कि हम ईजिली ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सकें और सभी को एक डेटा सेंटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें कि उन्हें डेटा कहाँ पे यहाँ हमारे पास आके सेव कर सकें। तो ये हमारा कोलोकेशन होता है और इस तरह से ये कोलोकेशन काम करता है। अब आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका आपको भी इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था कि कब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो देखो पहुंच गए हम उस आखिरी पड़ाव पे। क्या बोला इसमें, हाउ टू ट्रेड ऑन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सेबी हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड ट्रेडिंग थ्रू वायरलेस मीडियम ऑन वेब प्लेटफॉर्म, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पीसी लगा के तारे जोड़ जोड़ के ही काम करना है सारा, नहीं, सेबी ने हमें प्रोवाइड कर रखा है कि आप वायरलेस मीडियम्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपना जो ट्रेडिंग है जो परफॉर्म कर सकते हो। NSC IT launched the Wireless Application Protocol WAP in November 2000. This provides access to its order book through the handheld devices which use WAP technology. This serves primarily retail investor who are mobile and want to trade from। ठीक है, इसे पूरा पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है। वायरलेस समझ जाते हैं हम, फ़ोनों की बात चल रही है यहाँ पे। देखो इसे रेज करता है, क्या बोला, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि जो हमारी सेबी है उसने अप्रूव किया। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास उनके अपने पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे वही यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, नहीं। अब सेबी ने क्या किया कि ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जिनके पास सिर्फ मोबाइल्स होते हैं, सिर्फ टैब्स होते हैं, जो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनसे हम ट्रेड करना चाहें। तो सेबी ने क्या किया, वायरलेस
एप्लीकेशंस को भी अप्रूव कर दिया कि आप वेब के थ्रू भी क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, नवंबर 2000 में ये यहाँ पे लॉन्च हुआ और इससे क्या हुआ कि इससे लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हुआ ट्रेडिंग के लिए, एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला लोगों को कि लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं थ्रू देयर मोबाइल्स, यानी कि वो अपने मोबाइल्स के थ्रू भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस आपके पास में यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो आप वायरलेस एप्लीकेशन से भी क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ हमें दी है फ्रॉम एनी प्लेस, यानी कि आप ज़रूरत नहीं आप अपना कंप्यूटर उठा के हर जगह जाओगे, है ना। अगर आप मनाली घूमने चले गए और वहाँ तक आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्या आप कंप्यूटर लेके जाओगे? नहीं, ऑब्वियसली बात नहीं लेके जाओगे। तो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, वायरलेस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो वेब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने ईजिली बिना किसी परेशानी के आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पे अपने मोबाइल के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हो और किसी भी जगह पे आप जाके मार्केट प्राइसेस के थ्रू यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओनली सेबी रजिस्टर्ड मेंबर हु हैव, इसे रेज करते हैं, only SEBI registered member who have been granted permission by the exchange for providing internet based trading service can introduce the service after obtaining permission फ्रॉम द एक्सचेंज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान मुंह उठा के आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। उसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सेबी के साथ में, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक्सचेंज के साथ में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है, जैसे यहाँ पे मैं बताया है ना। बिना इंट्रोडक्शन के तो आप कहीं भी जाके काम नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप एक्सचेंज में यहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो जब आप सब कुछ सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना तो आप सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है ना। जब आप जैसे आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपसे सारा आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फलाना ढिमकाना, आधार कार्ड नंबर, ये सब वो सब ले लेते हैं आपसे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सेबी के पास में अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल से क्या हुआ कि सेबी ने जब ये अप्रूव किया तो उसके थ्रू क्या हुआ, जो भी हमारे लोग थे जो क्या करते थे, जिनके पास में पीसी नहीं थे या फिर उन्हें अगर जैसे कहीं और जाके यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, अलग अलग प्लेसेस की यहाँ पे परेशानी थी, तो वो सारी परेशानी यहाँ पे कम हो गई और आप अपने मोबाइल के थ्रू कहीं पे भी जाके कहीं पे भी क्या कर सकते हो, ईजिली अपनी ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही क्यों, जो भी आपके वायरलेस एप्लीकेशन है, जो भी आपके पास वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैं, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। और यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया वो सारा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।